नमस्कार दोस्तों। पंचायती राज विभाग का जो मनरेगा जो कर्मचारी हैं उनके अडॉप्शन के जो आदेश हैं वो जारी हो चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर ईजीएस को पत्र लिखते हुए 5 जनवरी 2023 यानी कि आज के दिन इनके अडॉप्शन के आदेश जारी हुए हैं। मैं इस वीडियो में विस्तृत रूप से आपसे बातें करूंगा कि कौन कौन से दस्तावेज आपको ज़रूरी हैं। साथ ही 15 जनवरी से पहले पहले सभी संविदा जो कर्मचारी हैं उनका अडॉप्शन होना तय है। दोस्तों, महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत पूर्व से नियोजित संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन लाए जाने को लेकर यहां पर जिला कलेक्टर और जिला कार्यक्रम समन्वयक को पत्र लिखा गया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है कि विभागीय प्रस्ताव पर वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति के अनुसरण में महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व से नियोजित संविदा कार्मिकों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अधीन लाए जाने हेतु निम्नानुसार सहमति और स्वीकृति प्रदान की जाती है। सबसे पहले बात करूंगा मैं दोस्तों, जो वर्तमान में किन किन पदों पर अडॉप्शन होगा, साथ ही किन पदों पर अभी फिलहाल अडॉप्शन नहीं हो रहा। मैं बता दूं, MIS मैनेजर के जो पोस्ट थी उनका जो मामला वित्त विभाग में विचाराधीन होने के कारण अलग से अडॉप्शन आदेश आएगा जब यहाँ पर जो वित्त विभाग उनको सहमति देगा। यानी कि इस आदेश के माध्यम से MIS मैनेजर अडॉप्ट नहीं हो रहे हैं। इसका अलग से एक आदेश यहाँ पर आएगा, क्योंकि उनका जो मामला था कि इनको डेटा एंट्री ऑपरेटर बनाया जा रहा था और डेटा एंट्री ऑपरेटर से वो उच्च योग्यता रखते हैं, ऐसा कुछ मामला था। इसकी वजह से वित्त विभाग में पुनर्विचार किया जा रहा है इनके अडॉप्शन को लेकर। यानी कि इनका जो पेमेंट था, निर्धारित जो न्यूनतम मानदेय था, उनको लेकर वापस से पत्रावली वित्त विभाग में इनकी गई हुई है। तो दोस्तों, 7 दिनों में इनका अडॉप्शन यहाँ पर होगा, चाहे वो संविदा कर्मचारी, मनरेगा के कितने भी जो संविदा कर्मचारी हों। सबसे पहले बात करते हैं नवीन पदनाम क्या है, नवीन स्वीकृति के अनुसार पदों की संख्या क्या है, पूर्व पदनाम क्या था, पूर्व में स्वीकृत पद कितने थे, और निर्धारित जो न्यूनतम मानदेय है अब इनको कितना दिया जाएगा। मैं बता दूं, सहायक कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तर पे जो था पूर्व पदनाम अब समन्वयक होगा। अभिसरण एवं मूल्यांकन प्रति जिला एक पद और संभाग स्तरीय जिले में एक अतिरिक्त पद, यानी कि कुल 43 पद। और अब एक पहले जो पूर्व में जो स्वीकृत पद था वो प्रति पंचायत समिति एक था, यानी कि 249 पद थे। अब 49 पद स्वीकृत हैं। समन्वयक, अभिसरण और मूल्यांकन के 18,900 रुपये इनका मानदेय रखा है। इसी प्रकार से पहला जो पदनाम था समन्वयक प्रशिक्षण, समन्वयक IEC, समन्वयक पर्यवेक्षण, इनके कुल प्रति जिला में एक एक पद था, यानी कि कुल 99 पद थे, प्रति जिला एक एक पद था। और अब इनका जो नाम है वो समन्वयक IEC प्रशिक्षण, पर्यवेक्षण और IEC रखा है। प्रति जिला एक पद और संभाग स्तरीय जिले में एक अतिरिक्त पद, यानी कि कुल 40 पद यहाँ पर रखे गए हैं। अब इनका जो न्यूनतम मानदेय है वो 13,150 रुपये रखा गया है। इसी प्रकार से ये बात कर रहे हैं सबसे पहले जिले के जो पोस्ट हैं उनकी। अब जिला स्तर पर जो डेटा एंट्री ऑपरेटर था, पहले प्रति जिला 5 पद थे, यानी कि कुल 165 पद। अभी भी प्रति जिला परिषद 5 पद रखे हैं, कुल 165 पद। और इनका जो पदनाम है डेटा एंट्री ऑपरेटर का डेटा एंट्री सहायक रखा है। और जो निर्धारित जो न्यूनतम मानदेय वो 10,400 रुपये रखा गया। इसी प्रकार से अब बात करते हैं पंचायत समिति स्तर की। पंचायत समिति स्तर पे जो कनिष्ठ तकनीकी सहायक थे, अभी भी उनका नाम कनिष्ठ तकनीकी सहायक ही रखा गया है। प्रति 5 ग्राम पंचायतों पर एक पद तथा मरुस्थलीय एवं जनजाति उपयोजना क्षेत्रों में प्रति 3 ग्राम पंचायतों पर एक पद था, यानी कि कुल 2,061 पद थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रति 2 ग्राम पंचायतों पर एक पद रखा है, यानी कि करीब 5652 पद यहाँ पर रखे हैं। और इनका जो नवीन मानदेय वो 16,900 रुपये रखा गया है, यानी कि JN के बराबर इनका जो मानदेय है। JN को 2 साल के बाद में जो न्यूनतम मानदेय मिलता है उसका जो करीब आप देख सकते हैं 90% वेतनमान जो है 70 से 90% वेतनमान दिया गया है। इसके अलावा लेखा सहायक, पहले इनका नाम लेखा सहायक था, अभी भी नाम लेखा सहायक रखा है। प्रति पंचायत समिति एक पद,
एवं प्रति 10 ग्राम पंचायतों पर एक पद, यानी कि कुल 249 प्लस 917, यानी कि पहले 1166 पद थे। अब आप देख सकते हैं प्रति पंचायत समिति एक पद एवं प्रति 10 ग्राम पंचायतों पर एक पद, यानी कि कुल 352 प्लस 1130, यानी कि 1482 पद है इनके यहाँ पर रखे गए हैं और 16,900 रुपये इनको मानदेय दिया जाएगा। अब बात करते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर। प्रति पंचायत समिति में 4 पद थे, यानी कि कुल 996 पद थे। अब इनको प्रति पंचायत समिति 4 पद यानी कि 1408 पद हो गए और इनका जो नाम है वो डेटा एंट्री सहायक रखा गया है। 10,400 रुपये इनको मानदेय दिया जाएगा। और जो सहायक की पोस्ट थी, पहले सहायक सिक्योरिटी गार्ड जिनका नाम था, अब सहायक रखा गया है। अब इनको मानदेय 8850 रुपये दिया जाएगा। पहले प्रति पंचायत समिति एक पद स्वीकृत था, यानी कि कुल 249 थे। अभी भी प्रति पंचायत समिति एक पद स्वीकृत किया, यानी कि टोटल 249 पद स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम रोजगार सहायक प्रति पंचायत पहले एक पद था, यानी कि कुल 9168 पद थे, जिसमें से 6255 पद समाप्त किए जा चुके हैं और वर्तमान में 2913 पद स्वीकृत हैं। इनको 10,400 रुपये दिया जाएगा और प्रति ग्राम पंचायत स्तर पर एक पद रखा गया है। कुल 2913 पद रिजर्व किए गए हैं, यानी कि 10,400 रुपये दिया जाएगा। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं जो पीओ था पहले, यानी कि अब समन्वयक था अभिसरण एवं मूल्यांकन, उनको 18,900 रुपये। समन्वयक आईसी पर्यवेक्षण प्रशिक्षण को 13,150, डेटा एंट्री सहायक 10,400, जेटीए 16,900, लेखा सहायक 16,900, डेटा एंट्री सहायक 10,400, सहायक 8850, ग्राम रोजगार सहायक 10,400 रुपये यहाँ पर दिया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा है कि इन नियमों के अंतर्गत आने से पूर्व यदि किसी कार्मिक को उपरोक्त निर्धारित किए जा रहे मानदेय से अधिक मानदेय प्राप्त है तो ऐसे कार्मिक को वर्तमान मानदेय जो है उसको संरक्षित किया जाएगा। यानी कि मैं बता दूं, कोई जेटी है, यानी कि वर्तमान में जो 16,900 रुपये तय किया गया है और अगर जेटी को करीब 18,000 रुपये वर्तमान में मिल रहे हैं तो उन्हें 18,000 रुपये मिलेंगे, यानी कि उनका मानदेय कम नहीं होगा। और अगर कोई जेटी है जिनको वर्तमान में करीब 15,000 रुपये मिल रहे हैं तो उनको जो अधिक मानदेय है 16,900 वो मिलेगा, यानी कि किसी भी कर्मचारी का जो मानदेय है वो कम नहीं होगा। साथ ही आप देख सकते हैं एजेंसी के माध्यम से या जॉब बेसिस पे कार्यरत कार्मिकों को इन नियमों के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा। साथ ही लोक विज्ञापन के माध्यम से चयनित संविदा कार्मिकों को ही इन नियमों के तहत लाया जाएगा। यानी कि इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि जो संविदा कर्मचारी जॉब बेसिस पे लगे हुए हैं, एजेंसी के मार्फत लगे हुए हैं, इन संविदा कर्मचारियों को इस नियमों के तहत नहीं लिया जाएगा। साथ ही जो पब्लिक विज्ञापन के माध्यम से जो चयनित जो संविदा कर्मचारी हैं उन्हीं को इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के नियम 3 के प्रावधान के अनुसार कार्य संविदा कार्मिकों को पद के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव की पूरी शर्त पूरी करने पर ही इन नियमों के अंतर्गत लाया जाएगा। यानी कि जो निर्धारित योग्यता अगर रखते हैं तभी इन नियमों के तहत लाया जाएगा, यानी कि जो जेटीए हैं, जो नॉन सिविल वाले हैं, उनको नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा जो लेखा सहायक हैं, नॉन कॉमर्स वाले हैं, इन नियमों के तहत नहीं लाया जाएगा, यानी कि जो निर्धारित योग्यता रखते हैं उन्हीं को लाया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत उपरोक्त पदों के संविदा कार्मिकों को निम्नानुसार सेवा अवधि पूरी करने पर उच्चतर मानदेय दिया जाएगा। यानी कि समन्वयक जो है मूल्यांकन और अभिसरण, उन्होंने अगर 9 साल की सर्विस पूरी कर ली तो ग्रेड सेकंड के कहलाएंगे और 32,900 रुपये। 18 साल की सर्विस पूरी करने पर ग्रेड फर्स्ट के कहलाएंगे 57,200 रुपये। इसी प्रकार से समन्वयक आईसी पर्यवेक्षण और प्रशिक्षण 9 साल पूरी करने पर ग्रेड सेकंड 23,100 और 18 साल पूरी करने पर ग्रेड फर्स्ट 40,300। डेटा एंट्री सहायक 9 साल पूरी करने पर डेटा एंट्री सहायक ग्रेड सेकंड 18,500 और 18 साल पूरी करने पर ग्रेड फर्स्ट 32,300 रुपये। इसी प्रकार से जेटी को 9 साल पूरी करने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड सेकंड 29,600 और 18 साल पूरी करने पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक ग्रेड फर्स्ट 51,600। इसी प्रकार से जो लेखा सहायक हैं 9 साल पूरी करने पर लेखा सहायक ग्रेड सेकंड 29,600, 18 साल पूरी करने पर ग्रेड फर्स्ट 51,600।
डेटा एंट्री सहायक 9 साल पूरी करने पर डेटा एंट्री सहायक ग्रेड सेकंड 18,500 और 18 साल पूरी करने पर 32,300। इसी प्रकार से जो सहायक हैं 9 साल पूरी करने पर सहायक ग्रेड सेकंड कहलाएंगे और 15,800 रुपये। 18 साल पूरी करने पर सहायक ग्रेड फर्स्ट कहलाएंगे, 27,700 रुपये दिया जाएगा। इसी प्रकार से ग्राम पंचायत सहायक 9 साल पूरी करने पर ग्राम रोजगार सहायक ग्रेड सेकंड 18,500, 18 साल की सर्विस पूरी करने पर 32,300 रुपये। साथ ही इन्होंने कहा कि उपरोक्त मानदेय वृद्धियां 9 एवं 18 वर्ष पर प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वृद्धि जोड़कर निर्धारित की गई। यानी कि आप देख सकते हैं उपरोक्त जो मानदेय वृद्धियां हैं वो 9 एवं 18 वर्ष पर प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां जोड़कर निर्धारित की गई है। साथ ही जो उच्चतर जो मानदेय है निम्न शर्तों के अधीन रहेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि जिन संविदा कार्मिकों को पूर्व में मानदेय संरक्षित किया गया है उन कार्मिकों को क्रमशः 9 एवं 18 वर्ष की इन नियमों में सेवा पूर्ण करने पर यदि प्राप्त मानदेय उपरोक्त मानदेय से अधिक है तो ऐसे कार्मिकों को प्राप्त मानदेय में 2 वार्षिक वेतन वृद्धियां जोड़कर मानदेय निर्धारित किया जाएगा। यानी कि स्पष्ट यहाँ पर कहा कि अगर किसी कर्मचारी ने 9 साल की सर्विस पूरी कर ली या 18 साल की सर्विस पूरी कर ली और 9 और 18 साल की सर्विस पूरी करने पर उनको जो निर्धारित जो मानदेय है उससे अधिक मानदेय मिल रहा है तो उनके मानदेय में 2 वार्षिक वेतन वृद्धियाँ ऐड की जाएगी। इसके बाद में जो मानदेय आएगा वो यहाँ पर इनको दिया जाएगा। साथ ही जिन कार्मिकों का पूर्व में प्राप्त मानदेय संरक्षित किया गया है उनकी 9 एवं 18 वर्ष की सेवा की गणना इन नियमों के अंतर्गत आने की दिनांक से की जाएगी, अर्थात पूर्व में की गई संविदा सेवा 9 एवं 18 वर्ष की गणना में शामिल नहीं होगी। साथ ही इन्होंने कहा कि विभागीय आदेश जो निकला था जो कमेटी बनाई थी 19 दिसंबर 2022 द्वारा जिला स्तर पर जिला कलेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं परियोजना अधिकारी लेखा की 3 सदस्यीय कमेटी गठित कमेटी द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कार्मिकों की पात्रता के संबंध में निर्णय कर राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत लाया जाकर कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के नियम 12 में संलग्न प्रारूप के अनुसार नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। यानी कि दोस्तों मैं बता दूं जो 3 सदस्यीय कमेटी है जिसमें जिला कलेक्टर, सीईओ और जो परियोजना अधिकारी लेखा हैं, इनकी 3 सदस्यीय कमेटी होगी और इनके द्वारा जो संविदा कर्मचारी हैं उनकी पात्रता की जांच की जाएगी। पात्रता की जांच करने के बाद में जो रूल्स हैं जो 2022 के जो अधिसूचना है दिनांक 11 जनवरी 2022 में जो नियम 12 है उसमें ज्वाइनिंग ऑर्डर का फॉर्मेट दिया गया है। उस ज्वाइनिंग ऑर्डर के फॉर्मेट में आपको नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। साथ ही ये जो स्वीकृति है वित्त विभाग की आईडी संख्या दिनांक 31 अक्टूबर 2022 के सहमति के अनुसार में जारी की गई है। साथ ही इन्होंने कहा कि जो उपरोक्त जिला स्तरीय कमेटी है निम्नानुसार कार्रवाई करेगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं महात्मा गांधी नरेगा योजना अंतर्गत कार्यरत संविदा कर्मचारियों को राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अंतर्गत लाए जाने हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 में उल्लेखित आयु, शैक्षणिक योग्यता, आरक्षण, संतान संबंधी घोषणा, चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र आदि के संबंध में पूर्ण पालना करते हुए स्क्रीनिंग की जाएगी। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स दोस्तों आप नोट कर सकते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जिसमें आयु संबंधी जो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट्स है जिसमें 10वीं की मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता अगर आप लेखा सहायक हैं तो आपके लिए बीकॉम अनिवार्य थी डिग्री, इसके अलावा जेटीई हैं तो सिविल आपके लिए अनिवार्य डिग्री थी वो आपको अटैच करनी होगी। इसके अलावा आरक्षण के लिए आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। साथ ही मूल निवास प्रमाण पत्र की आप राजस्थान के मूल निवासी हैं। संतान संबंधी घोषणा पत्र यानी कि 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको संतान संबंधी घोषणा करनी होगी। साथ ही अगर आपके 2 से अधिक संतानें हैं तो आप इन नियमों के अंतर्गत पात्र नहीं होंगे स्क्रीनिंग करने के लिए। साथ ही चरित्र प्रमाण पत्र आपको 2 अधिकारियों से चरित्र प्रमाण पत्र बनवाना होगा। साथ ही मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको जारी करवाना होगा अपने संबंधित जिले के सीएमएचओ से। ये जो चिकित्सा प्रमाण पत्र है वो आपको जारी करवाना होगा। साथ ही
पब्लिक जो एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से जो चयनित है, जो संविदा कर्मचारी हैं, उन्हीं को इन नियमों के तहत लाया जाएगा। साथ ही इन्होंने कहा कि स्क्रीनिंग उपरांत पात्र संविदा कार्मिकों को कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11 जनवरी 2022 के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप नियम 12 में नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि आयु संबंधी, शैक्षणिक योग्यता संबंधी, आरक्षण संबंधी, संतान संबंधी घोषणा, चरित्र प्रमाण पत्र, चिकित्सा प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर जमा करवाना होगा। आप देख सकते हैं। साथ ही इन्होंने कहा है कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अनुसार निर्धारित आयु, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता आदि की पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करने वाले संविदा कार्मिकों के प्रस्ताव तैयार करके राज्य स्तर पर भिजवाए जाएं। यानी कि जो कर्मचारी निर्धारित आयु नहीं रखते हैं, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं रखते हैं, इनकी जो पात्रता नहीं रखते हैं, उनके अलग से प्रस्ताव बनाए जाएंगे और ये जो प्रस्ताव है वो राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि जिला स्तर पर स्वीकृत समन्वयक प्रशिक्षण, आईसी पर्यवेक्षण तथा समन्वय अभिसरण एवं मूल्यांकन पूर्व पदनाम जो सहायक कार्यक्रम अधिकारी है का नियोजन उपरोक्त स्वीकृति के अनुसार किया जाकर जिले में जो अधिशेष कार्मिक हैं उनके प्रस्ताव राज्य स्तर पर भिजवाए जाएंगे, ताकि शेष कार्मिकों को अन्य जिलों में नियोजित किया जाकर नियुक्ति आदेश जारी करवाए जा सकें। यानी कि किसी जिले में जो आईसी समन्वयक है या जो पीओ है अगर ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों इनके जो पद हैं वो कम किए गए हैं पीओ के। पहले पीओ प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पे थे, अब पीओ जो हैं प्रत्येक जिले स्तर पे इनको डेप्यूट किया गया है और इनका जो नाम है समन्वय अभिसरण एवं मूल्यांकन रखा गया है। यानी कि अधिशेष जो कर्मचारी हैं उनके प्रस्ताव राज्य सरकार को भिजवाए जाएंगे और राज्य सरकार इन अभ्यर्थियों को नए नए जिलों में ज्वाइनिंग देगी। साथ ही इन्होंने कहा कि इस संबंध में समय समय पर कार्मिक और वित्त विभाग द्वारा जारी यथा संशोधित जो दिशा निर्देश हैं नियम प्रभावी होंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि 7 दिवस में पात्र संविदा कार्मिकों को निर्धारित प्रारूप नियुक्ति जो है वो आदेश जारी करके डेटाबेस तैयार करवाना सुनिश्चित करें। शिवांगी श्रवणकार जो आयुक्त हैं ईजीएस की, उनके हस्ताक्षर से लेटर यहाँ पर जारी किया है। और मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 में प्रक्रिया अपनाई जाएगी और 7 दिवस में आपको नए ज्वाइनिंग ऑर्डर यहाँ पर जारी किए जाएंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ।